In last part of this chapter, we have studied about that sound travels in a medium. Sound cannot travel through vacuum. Okay, now next topic is ear. Ear means kaan. It is not just sufficient to have a vibrating body and a medium for the propagation of sound energy. ये सिर्फ हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी या उसका मीडियम ही ज़रूरी नहीं है साउंड के लिए, ऐसा कुछ अपैरेटस भी होना ज़रूरी है जो कि साउंड को ब्रेन तक पहुंचा सके। ब्रेन तक जो साउंड है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में चलता है। और यहाँ पर अभी हम हमारा जो ह्यूमन ईयर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं शॉर्ट में। तो हमारा जो ह्यूमन ईयर है ये एक डिवाइस की तरह है जो हमें मदद करता है साउंड को सुनने में। हमारे आसपास जो भी साउंड, जो भी आवाज़ हो रही है उसको सुनने में मदद करता है। ह्यूमन ईयर के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। जैसे ये डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो ह्यूमन ईयर है इसको 3 हिस्से में बता रखा है। ये जो बाहर का हिस्सा हमें जो दिखता है, जो विजिबल हिस्सा है वो है आउटर ईयर, फिर ये होता है बीच का मिडल ईयर और अंदर वाला होता है इनर ईयर। तो सबसे पहला हम देखते हैं आउटर ईयर। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पिना। ये जो बाहर जो ऐसा मस्क्यूलर सा स्ट्रक्चर हमें जो दिखता है ये ऐसा, ये कहलाता है पिना। It is further connected to ear canal at the end of which is a circular membrane called eardrum. ये इसका जो सर्कुलर हिस्सा है, पिना जो है साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, इसका जो एंड है वो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पे जाके मिलता है और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ईयर ड्रम। कान का पर्दा जिसको हम बोलते हैं वो ईयर ड्रम होता है। द पिना कलेक्ट्स द साउंड वेव्स दैन डायरेक्ट दैम थ्रू ईयर कैनाल। पिना सारी साउंड वेव को इकट्ठा करेगा और फिर इसको इस ईयर कैनाल की तरफ भेजता है। The sound wave on striking the eardrum makes it vibrate exactly the same way as the given sound emitting object is vibrating. ये जब साउंड वेव हमारे ईयर ड्रम को स्ट्राइक करती है, उससे जब टकराती है तो वो उसी तरह से वाइब्रेट होती है जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेट होता है। नेक्स्ट पार्ट इज मिडल ईयर। ठीक है, बाहर वाला जो हिस्सा हमें दिख रहा है वो है आउटर ईयर और अंदर वाला जो हिस्सा है वो है मिडल ईयर। इस कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ 3 बोन्स। इसके अंदर 3 बोन्स होती है, 3 हड्डियाँ होती हैं, विच ऑन वन साइड आर कनेक्टेड टू ईयर ड्रम एंड ऑन द अदर साइड टू द इनर ईयर। तो यहाँ पर जो ये 3 बोन्स हमें दिख रही है ये एक तरफ तो ईयर ड्रम से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ ये कनेक्टेड है इनर ईयर से, है ना। ये बीच में ये बोन्स दिख रही है आपको, ये कनेक्टेड है। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है तो जो मिडल ईयर में जो बोन्स है वो भी वाइब्रेट होना स्टार्ट होती है और ये बोन्स जो है तो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ है उसको बढ़ाने का काम करती है। ईयर ड्रम में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ है उसको बढ़ाने का काम करेगी ये तीनों बोन्स। फिर यहाँ से एक ट्यूब होती है जो कि मिडल ईयर को थ्रोट से कनेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं एयर कैनाल या ऑस्टिचियंस। ठीक है, ये एयर कैनाल जो है ये हमारे कान के अंदर जो प्रेशर है ईयर ड्रम के दोनों तरफ उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। उसको हमारे जो ईयर ड्रम है उसको प्रोटेक्ट करती है कि अगर एटमॉस्फेयर के अंदर कोई भी एकदम से चेंजेस हो तो हमारे ईयर ड्रम, कान के पर्दे जो है वो ख़राब ना हो। फिर जो लास्ट पार्ट है हमारे ईयर का वो है इनर ईयर। ये जो लास्ट वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये इनर ईयर है। इनर ईयर के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है कॉकलिया, ये कॉकलिया जो गोल वाला, और फिर होती है सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल दिख रही है वो, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। कॉकलिया इज अ स्पाइरल ट्यूब लाइंड विद सेंसरी रिसेप्टर। कॉकलिया के अंदर एक स्पाइरल गोल ट्यूब्स होती है जिसके अंदर रिसेप्टर लगे हुए होते हैं जो इस साउंड के सेंस को लेते हैं। ये अंदर की तरफ सेंसरी नर्व से जुड़ी हुई होती है। सेंसरी नर्व ब्रेन से जुड़ती है। जब भी वाइब्रेशन होता है मिडल ईयर में वो कॉकलिया में पहुंचता है और कॉकलिया के अंदर जो फ्लूइड है, जो तरल पदार्थ है, वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है और ये वाइब्रेशन सेंसरी रिसेप्टर लेकर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंसरी नर्व से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, ब्रेन में, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है। ब्रेन जब इन सिग्नल्स को रिसीव करता है तो उसको पता चलता है कि ये क्या है, साउंड है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है ये हियरिंग से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो हमें हमारे ईयर का जो अंदर का पूरा सिस्टम है उसको बैलेंस करने में मदद करती है। हम जब इस तरह से अप डाउन या साइडवेज होते हैं तो हमारे जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो हमारे ईयर को सेंसेशन करने में हेल्प करती है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा इससे हमें क्या चीज़ें पता चली
क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है साउंड के लिए? सबसे पहला, देयर शुड बी अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू प्रोड्यूस साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। देयर शुड बी अ मटीरियल मीडियम थ्रू विच द साउंड वाइब्रेशन कुड प्रोपोगेट। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम मस्ट है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है। देयर शुड बी रिसीवर सच एज ह्यूमन ईयर टू रिसीव द साउंड वाइब्रेशन एंड देन कन्वर्ट दैम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर द इंटरप्रिटेशन बाय ब्रेन। साउंड प्रोड्यूस होने वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, और जिस तक पहुंचना है रिसीवर, उस साउंड को कोई सुनने वाला भी होना चाहिए, जैसे कि ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर क्या करता है, इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा, वेव्स को, ताकि हमारा ब्रेन जो है वो उन साउंड सिग्नल्स को समझ पाए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाई डू साउंड्स डिफर। डिफर मतलब अलग अलग, जो साउंड है वो अलग अलग क्यों होता है? वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। हम हमारी डेली लाइफ में बहुत अलग अलग तरह का साउंड सुनते हैं, हर एक की जो आवाज़ होती है वो अलग होती है। वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द साउंड ऑफ सितार एंड दैट ऑफ वायलिन। आप आराम से कोई भी आवाज़ है, जैसे मान लो एक जगह सितार बज रहा है, दूसरा वायलिन है, दोनों की आवाज़ में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। द साउंड ऑफ क्रो इज़ डिफरेंट फ्रॉम द साउंड ऑफ कुकू। कुकू जो बर्ड होती है और क्रो जो कौवा होता है, दोनों की आवाज़ में भी डिफरेंट होता है। इवन द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बॉयज़ इन द क्लास आर डिफरेंट। अगर आपके क्लास में जो भी बॉयज़ हैं उन सब की भी अगर आप आवाज़ कंपेयर करोगे तो हर एक बॉय की आवाज़ अलग अलग है। द साउंड ऑफ अ गर्ल इज़ जनरली श्रिल एज कम्पेयर टू द साउंड ऑफ अ बॉय। साउंड जो होता है गर्ल का वो जनरली श्रिल होता है और एज कम्पेयर बॉय से कंपेयर करते हैं, मतलब लड़कियों की आवाज़ जो है वो तीखी होती है। ये डिफरेंट साउंड में क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट टाइप का साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उनकी जो लाउडनेस है या पिच है वो भी अलग अलग होता है। देखो जैसे अगर यहाँ पे अगर इसको हम हल्के से स्ट्राइक करेंगे तो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, जबकि हम इसको जब तेज़ से स्ट्राइक करेंगे तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। लाउडनेस इंक्रीज़ हो जाती है जैसे जैसे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एरिया इंक्रीज़ होगा, वैसे ही लाउडनेस भी इंक्रीज़ हो जाती है। इस लाइन को आपको अंडरलाइन करना है, इट्स इम्पॉर्टेंट। देखो यहाँ पे हमें ये डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर ये बता रखा है कि जैसे जैसे हमारे ईयर और जो सोर्स है जिससे आवाज़ निकल रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है लाउडनेस जो है वो भी कम हो जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विशेस अ फीबल साउंड फ्रॉम अ लाउड साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें कोई भी साउंड सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कौन सा लाउड है और कौन सा लाउड नहीं है वो बताने में हेल्प करता है। जिसकी जो डेफिनेशन है उसको हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। लाउडनेस जो होती है साउंड की, उसको हम कैसे पता करते हैं? एम्पलीट्यूड से। वाइब्रेशन का कितना एम्पलीट्यूड है उससे हमें उसकी लाउडनेस पता कर चलती है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। लाउडनेस हमेशा वाइब्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर वाइब्रेशन बढ़ता है, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ता है, तो लाउडनेस भी बढ़ेगी। अगर लाउडनेस कम होती है तो वाइब्रेशन भी, एम्पलीट्यूड भी कम होगा। इट इज़ अ डिग्री ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर। ये एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है? ये हम लाउडनेस हमारे कान के अंदर किस तरह से कितना सेंसेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उस हिसाब से हम उसको लाउडनेस के फॉर्म में बताते हैं। तो सेंसेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है ईयर में वो हमें हेल्प करता है कि हम लाउड मतलब तेज साउंड और जो फेंट साउंड मीन्स जो हल्का साउंड होता है जो हमें ढंग से सुनाई नहीं देता, उन दोनों में हम डिफरेंस कर पाते हैं इसी लाउडनेस के कारण। इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर। ये ईयर की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है कि हम उस साउंड को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। वैन यू हिट द बेल हार्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज, अ लार्ज साउंड इज़ प्रोड्यूस। जब आप किसी बेल को हिट करोगे तेज से तो एम्पलीट्यूड जो है वो भी ज़्यादा होगा और जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो भी लाउड होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा साउंड लाउड होता है। पुट योर हैंड ऑन द बेल एंड हिट द बेल। हियर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज रिड्यूस्ड एंड लार्ज साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अगर आप आपका हाथ जो है उस बेल पे रख दो और फिर बेल बजाओगे तो एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का वो कम हो जाएगा और साउंड प्रोड्यूस जो होगा वो भी लेस होगा।
तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड वेव का वो डायरेक्टली रिलेटेड है उसको कितनी एनर्जी के साथ प्रोड्यूस हो रहा है उससे। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी साउंड वेव की उतना ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर अपन इसका उल्टा देखें, जैसे मान लो हम विस्परिंग या किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को धीरे से बजाएं तो हम कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो भी धीरे ही प्रोड्यूस होगा। लेकिन जैसे हम धीरे, विस्परिंग मीन्स धीरे धीरे जब हम बात करते हैं तो हम जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर हम एनर्जी बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए जो साउंड है वो भी स्लो होता है। लाउडनेस, इसके अलावा लाउडनेस डिपेंड करती है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का कितना एरिया हमने वाइब्रेट किया है। जैसे मान लो कोई बड़ा ड्रम है, बड़ा ड्रम जो है वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा एज़ कम्पेयर टू छोटे ड्रम के, क्योंकि जब हम उसको सेम फोर्स के साथ उस पर एक बड़ा ढोल एक छोटा ढोल है, जब आप छोटे ढोल और बड़े ढोल दोनों को सेम फोर्स के साथ बजाओगे तो बड़ा वाला जो ढोल है वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा। उसका कारण ये क्योंकि उसका एरिया भी ज़्यादा होता है। फिर जैसे इसके अलावा लाउडनेस डिक्रीज़ हो जाती है, जब डिक्रीज़ होती है अगर हम हमारा जो डिस्टेंस है साउंड ऑफ सोर्स से वो बढ़ा दें। जैसे मान लो कोई साउंड सिस्टम बज रहा है, आप उसके पास खड़े हो तो आपको तेज़ आवाज़ आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाओगे उसकी जो लाउडनेस, उसकी जो आवाज़ आपको आ रही थी वो भी कम हो जाएगी। यही वो कारण है जिससे कई बार हम क्या होते हैं आगे वाली बेंचों पे बैठते हैं, क्योंकि पीछे वाली बेंच की तरफ बैक बेंचेस पे टीचर्स की आवाज़ ढंग से नहीं आती है, क्योंकि जब हम आगे बैठेंगे तो आपकी आवाज़ जो टीचर और आपकी दोनों का कम्युनिकेशन जो है वो ईजीली हो सकेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाता है। नेक्स्ट आपको आइडिया होगा पिच ऑफ साउंड के बारे में, जबकि आपको पिच वर्ड का मतलब नहीं पता, फिर भी आपको इसके बारे में जनरल आइडिया होगा। You might describe a sound as high or a low sound, which actually means a high pitch or low pitch sound. कई बार हम साउंड को हाई और लो बताते हैं। जब हम डेली लाइफ में इस हाई और लो साउंड वर्ड को यूज़ करते हैं, इट मीन्स हाई साउंड मीन्स होता है हाई पिच साउंड और लो साउंड मीन्स होता है लो पिच साउंड। अ श्रीली साउंड इज कॉल्ड अ हाई पिच साउंड, वेयर एज अ सॉफ्ट और लेस श्रीली साउंड इज कॉल्ड अ लो पिच साउंड। इसको अंडरलाइन करना है। Pitch is the characteristic of sound which distinguishes between a shrill sound and a soft sound. Pitch ऐसी चीज़ है जो साउंड को डिस्टिंग्विश करेगी अलग अलग, कौन सी आवाज़ जो है वो सॉफ्ट है और कौन सी आवाज़ जो है तीखी है उसको बताने में हमें हेल्प करती है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लूट इज़ मोर श्रिल दैन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रम। एक तरफ ड्रम बजाया जाए, दूसरी तरफ बांसुरी बजाया जाए, जो बांसुरी की जो आवाज़ होती है वो ज़्यादा तीखी होती है एज़ कम्पेयर टू ड्रम। The call of a quail has a higher pitch than that of a bull. यहाँ दो एनिमल की बात बता रखी है, इन दोनों का साउंड भी अगर आप देखोगे तो इनका पिच अलग अलग होता है। अब ये जो पिच में इनके डिफरेंस आ रहा है ये क्यों होता है? क्योंकि जो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी पिच या उसकी श्रिलनेस कितनी है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा हाई पिच होगी। ड्रम जब वाइब्रेट करता है लो फ्रीक्वेंसी से तो वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है, जबकि फ्लूट जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करती है, इसीलिए उसका जो साउंड होता है वो तीखा साउंड होता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड ऑफ सेम लाउडनेस बाय डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज द पिच ऑफ द साउंड। तो वो कैरेक्टरिस्टिक साउंड का जो हमें हेल्प करता है सेम लाउडनेस के साउंड में डिफरेंस करने के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, वो कहलाता है पिच। तो वेल पिच इज़ द इफेक्ट प्रोड्यूस इन द ईयर ड्यू टू द साउंड ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। हम वेल पिच, अच्छा पिच किसको बोलेंगे? जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगे। फ्रीक्वेंसी तो उसकी पर्टिकुलरली वो ही है, लेकिन वो अगर हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगेगा तो हम उसको वेल पिच बोलेंगे। पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। पिच किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। जितनी ज़्यादा पिच होगा उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा पिच होगा। The sound produced is said to be of high pitch or shrill if the produced by a vibrating body with high frequency. अगर हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड है तो उतना ही ज़्यादा उसका हाई पिच होगा। अगर जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो लो फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो उस साउंड को हम कैसा बोलेंगे? बेस, फ्लैट या लो पिच साउंड। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि जल तरंग या फ्लूट
ये इन्हीं वाइब्रेशन जो होता है एयर कॉलम का उसके ऊपर बेस्ड होता है। सायरन सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जब सायरन बजना स्टार्ट होता है वो लो पिच का साउंड प्रोड्यूस करता है, और उसकी जो रोटेटिंग डिस्क होती है, जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है उस रोटेटिंग डिस्क की, वैसे ही उसका साउंड भी हाई पिच का होता जाता है। यही वो कारण है जिसके कारण मॉस्किटो हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब वो अपनी विंग्स उनके जो पंख होते हैं उनको जब वो तेज रैपिडली फास्ट हिलाते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस होता है। The wind blowing with a very high speed produces whistling sound of very high pitch because it vibrates with a very high frequency. The sound produced by a jet plane is of high pitch because of high frequency. जब तेज़ हवाएं चलती है तो उसकी जो स्पीड है उससे एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होता है क्योंकि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। जब जेट प्लेन जाता है आसमान में, आपने देखा होगा जब प्लेन जाता है तब भी साउंड प्रोड्यूस होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हाई पिच का होता है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई है। नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी गिवन है टू प्रूव दैट पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलेगा कि साउंड का जो पिच है वो बढ़ता है अगर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी जाए तो। इसके लिए हमें चाहिए एक बाईसाइकिल और एक प्लास्टिक रूलर। हम बाईसाइकिल को उसके स्टैंड पे खड़ा कर देंगे, प्लास्टिक रूलर को लोगे आप आपके ज्योमेट्री बॉक्स से और उसको पीछे वाले जो व्हील है, रियर व्हील जो है, उसके जो स्पोक्स होते हैं उसके ऊपर होल्ड कर लोगे। और फिर हम जो रियर व्हील है उसको चलाएंगे, मोशन में करेंगे, पैडल को मारेंगे तो वो व्हील जो है वो धीरे धीरे चलने लग जाएगा। जैसे ही प्लास्टिक रूलर जो है वो इस स्पोक से टकराएगा तो लो पिच की साउंड सुनाई देगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे व्हील की जो स्पीड है उसको तेज कर देंगे। जब आप उसकी स्पीड तेज करोगे, जो पैडल की स्पीड जो है वो भी तेज हो जाएगी, तब जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो भी तेज प्रोड्यूस होगा। इस जो पिच है उस साउंड का वो हाई होगा। और जब हाई साउंड प्रोड्यूस होता है तो कैसा होता है, श्रिल्ड होता है, ज़्यादा श्रिल्ड होता है। नेक्स्ट अगेन हमें एक एक्टिविटी गिवन है टू प्रूव दैट द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि साउंड का जो पिच होता है वो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जो तार है जो वाइब्रेट होकर साउंड प्रोड्यूस करेगा, उसकी लंबाई पर भी डिपेंड करता है। इसके लिए हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है जिसके लिड मतलब ढक्कन हो। जैसे जिस बॉक्स का इस्तेमाल हम हमारे टिफ़िन को कैरी करने के लिए करते हैं, इसके ऊपर हमें एक पतला रबर बैंड लगाना है जैसे हमें इस डायग्राम में बता रखा है, और इसके अंदर आप एक पेंसिल लगा दोगे इस तरह से। इस तरह से हमें ये पेंसिल लगानी है कि वो जो हमारी स्ट्रिंग है इसको दो अनइक्वल हिस्से में, अनइक्वल मतलब बराबर नहीं है ना, ऐसे हिस्सों में डिवाइड कर दे। अब जैसे आप इस रबर बैंड को खींचोगे लंबी साइड से तो क्या ऑब्जर्व होगा कि साउंड जो है वो लो पिच का प्रोड्यूस होगा। फिर आप क्या करोगे, इसको दूसरी साइड से खींचोगे तो साउंड जो है वो हाई पिच का प्रोड्यूस होगा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि म्यूजिशियन जो होते हैं, म्यूजिशियन क्या करते हैं, सेम स्ट्रिंग, वो एक ही तार होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं अलग अलग पॉइंट पर स्ट्राइक करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी या पिच का साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो सेम यहाँ पर हमने जो ये स्ट्रिंग यूज़ करी थी वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग की तरह ही वर्क करती है।